नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी। टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने स्थिर वैद्युत की और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स घनत्व जैसे इंपॉर्टेंट शब्दावलियों के बारे में जाना। दोस्तों, आज की क्लास में उसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करेंगे कि चालक के द्वारा संचित आवेश क्या होता है, उसके बारे के बाद में बात करेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कल की कुछ पुरानी यादों के साथ। जिस प्रकार अपन बोलते हैं ना कि पुरानी बातें याद मत करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो अब हम कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, कल वाली क्लास में अपन ने बात की थी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो होती है F/Q, मतलब इकाई धनावेश पे लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसी को जब हमने आगे हल किया था तो हमारे पास में जो फार्मूला आया था वो आया था KQ/R²। हाँ जी दोस्तों, ये कल की क्लास का ही फार्मूला है जिसमें हमने बात की थी कि E बराबर होता है KQ/R²। हाँ जी, फिर हमने इसी से यदि एक चीज और निकालना चाहे विभव के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्त V बराबर यदि मैं ज्ञात करता हूं तो वो होता है E/R बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए E/L। यदि इसकी सहायता से मैं विभव का मान ज्ञात करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों E का मान मैं ये रखूंगा, क्या है, KQ/R², और इंटू में मैं क्या कर दूंगा R, जिससे एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास में V बराबर बचेगा KQ/R। दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये दो टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/R², और जो विद्युत विभव होता है वो होता है KQ/R। मतलब क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और किसी बिंदु पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों शब्दावलियों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि अब जो मैं आगे चर्चा करूंगा इनकी चीजें बार बार आपके सामने आएंगी। तो दोस्तों, इसको तो मैं मिटा देता हूं अभी। अब फिर अपन बात करेंगे एक अपने चालक के बारे में। हाँ जी, तो दोस्तों अब अपन कुछ नई चर्चा करेंगे। वो चर्चा करेंगे किसी चालक के द्वारा संचित आवेश, अर्थात जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा आज का चालक की धारिता। हाँ दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं वो ये बताएं कि जो मैं लिख रहा हूँ वो साइज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है प्रॉपर। कल वाले वीडियो में बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर आप जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, तो आज आपको लग रहा होगा कि ये सफिशिएंट साइज है और आपको प्रॉपर दिखाई भी दे रहा होगा। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे चालक की धारिता, अंग्रेजी की भाषा में बात करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी एक चालक की धारिता। तो दोस्तों, धारिता को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, दोस्तों यदि मेरे पास में ये चालक तार, माना कि ये मार्कर नहीं है, इस समय क्या है, चालक तार है, और इस चालक तार में से यदि मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हो या इलेक्ट्रॉन देने हो, तो क्या एक बार में इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं या एक बार में इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं क्या? तो दोस्तों, एक साथ ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों? यदि मान लो इस चालक तार को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, इसने ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल आरोपित करेगा? प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब क्या है कि चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अर्थात आवेश का स्थानांतरण एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो आवेश को यदि मुझे स्थानांतरित करना होगा तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस चालक को आवेश दे रहा हूं तो आवेश ही क्या कर रहा है, इकट्ठा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस चालक के द्वारा कितना आवेश इकट्ठा किया जाएगा,
वो इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब इस चालक तार के द्वारा संचित आवेश उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि आरोपित विभवांतर बढ़ाऊंगा तो चालक के द्वारा संचित आवेश की मात्रा भी बढ़ेगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये समानुपाती का निशान है और यदि मैं इसको हटाऊंगा तो इसकी जगह एक स्थिरांक आएगा और जो कहलाता है समानुपाती स्थिरांक। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ समानुपाती स्थिरांक है वो है C। यहाँ पर C समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम इस चालक की धारिता कहते हैं। धारिता को मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी में हम कैपेसिटेंस कहते हैं। दोस्तों, जो मैं वीडियो की गति बढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं बोल रहा हूँ, क्या ये तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? आपको प्रॉपर लग रही है कि जो बोला जा रहा है वो एकदम परफेक्ट और आराम से बोला जा रहा है? प्रत्येक चीज को साथ के साथ में समझना है और साथ के साथ में नोट करना है। हाँ जी, तो हमारे पास में आया कि Q बराबर होता है C इंटू V। यदि मैं C की बात करूं तो ये हो जाएगा Q और इसमें किसका भाग लगा देंगे? V का। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। तो दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक दोस्तों आपको पता होगा कि पहली क्लास में बात की थी कि आवेश का SI मात्रक वैज्ञानिक कूलाम के सम्मान में कूलाम होता है। यह है विभवांतर या विभव, और विभवांतर या विभव का मात्रक होता है मेरे प्यारे दोस्तों वोल्ट। तो धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। बटे के निशान को हिंदी में बोलते हैं प्रति और इंग्लिश में बोलते हैं पर। तो धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट और इसे ही वैज्ञानिक फैराड के सम्मान में फैराड कहा जाता है। तो कोई यदि एग्जाम में पूछे कि धारिता का SI मात्रक क्या है तो फैराड, लेकिन कोई पूछे कि फैराड किस बीमारी, किस बला का नाम है तो कूलाम प्रति वोल्ट। फैराड को सामान्यतः F से लिखेंगे क्योंकि फैराड F से स्टार्ट होता है। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया दोस्तों? फैराड। यहाँ तक का मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो सभी लोग थंबनेल एक्सप्रेस करें अपने कीबोर्ड की हेल्प से। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि इस चालक तार की धारिता क्या Q और V के अनुपात पर निर्भर करती है क्या? तो जवाब आएगा कि दोस्तों Q और V पर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर करती है उस चालक का आकार कैसा है, उस चालक की आकृति कैसी है। तो कोई सोचा ऐसा कैसा है? ये तो दोनों का अनुपात है मेरे प्यारे दोस्त। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक स्थिर वैल्यू होना चाहिए। अर्थात यदि मैं क्या करूं कि यदि मैं Q और V के बीच में ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होना चाहिए? सीधी रेखा में। तभी तो C का मान क्या आएगा? स्थिर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जो अनुपात आएगा वो एक स्थिर मान प्राप्त होगा जो हमारी धारिता के तुल्य होगा। यदि मैं Q और V के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो कि वोल्टेज अक्ष के साथ में कुछ न कुछ कोण बनाती है जिसे हम बोलते हैं इसके वक्र की ढाल। ओके दोस्तों, हाँ जी, तो ध्यान रखना कि जो धारिता है ये Q और V पे निर्भर नहीं करती है, ये चालक तार की आकार, आकृति और आसपास के माध्यम पर निर्भर करती है। तो अब बात करते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो अभी हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों गोलीय चालक की धारिता। आप लोग इसे जल्दी से नोट करें। मैं 10 सेकंड के लिए हटता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करेंगे, वो करेंगे गोलीय चालक की धारिता। संधारित्र की धारिता की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना किसकी बात कर रहा हूं? गोलीय चालक की धारिता के बारे में बातें कर रहा हूं। हाँ जी, तो आगे बात करेंगे गोलीय चालक की धारिता। दोस्तों अपनी पेन कॉपी लेके बैठे और ढालो टॉपिक का नाम गोलीय चालक की धारिता। हाँ जी, गोलीय चालक की धारिता। दोस्तों ये क्लास है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो आपने शायद पहले कभी पढ़े ही नहीं होंगे। कितनी बार कोचिंग कर ली होगी, कितनी बार चीजें जान ली होंगी, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं जाने होंगे जो वास्तव में आपको आने चाहिए। तो देखते हैं गोलीय चालक की धारिता। तो माना कि मेरे पास में ये कोई गोलीय चालक है, जैसे इसमें से कुछ आवेश दिए जाएंगे तो मान लो इसके पास कुछ आवेश ये है, कुछ आवेश होगा जो इसके ऊपर आ रहा है। हाँ जी,
और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है प्यारे दोस्तों वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है। आप चाहो तो स्मॉल आर भी मान सकते हो, आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस गोलीय चालक के द्वारा जो संचित किया गया आवेश होगा वो क्या होगा, तो अभी आपको मैंने बताया कि Q समानुपाती क्या होता है V, और Q बराबर क्या होता है C इंटू V। हाँ जी, अब बात करते हैं कि इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इस गोलीय चालक की धारिता C का मान निकालूंगा तो क्या आएगा Q बटे में V। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि मेरे पास में Q और V का मान है तो इस गोलीय चालक की धारिता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो अब याद करो, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ो जो पुरानी चीजें हैं, अभी 2-5 मिनट पहले रिवाइज करके देखो, स्लाइड को चेंज करके देखो जो आपने पहले स्क्रीनशॉट खींचा था कि V बराबर मैंने क्या लिखा था K Q बटे R। याद आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा था मैंने K Q बटे R। यहाँ मैंने R बड़ा लिया इसलिए यहाँ पर बड़ा लिख दिया, पहले मैंने उसको छोटा माना था तो छोटा लिख दिया, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो दोस्त इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 2 का मान 1 में रख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई समीकरण 2 का मान 1 में रख सकते हो कि नहीं रख सकते हैं? तो जवाब आएगा कि बिल्कुल सर रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। तो देखो सर, तो C का मान ज्ञात करूंगा तो Q की जगह बेचारा Q है, इसको हमने छेड़ा है क्या, तो जवाब आएगा कि सर हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो किसको छेड़ा है, V को। तो रख दीजिए क्या K Q बट्टा R, क्या रखा K Q बट्टा R। हाँ जी, Q से Q क्या हो गया कैंसिल, और R कहाँ चले गया ऊपर, तो क्या आया R बट्टे में K। और मेरे प्यारे दोस्त K का मान सबको पता होना चाहिए, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास को जब समझ में आएगी तो ये क्लास ऑटोमेटिक समझ में आएगी। हाँ जी, तो K का मान मैंने बताया था 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो दोस्त ये हो जाएगा R और ये होगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये कहाँ चले जाएगा दोस्तों ऊपर। तो धारिता का सूत्र क्या आएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। दोस्त धारिता का अंतिम सूत्र क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। R क्या है दोस्तों, इस गोलीय चालक की धारिता। एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। दोनों वर्ड्स के बारे में पहली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं स्थिर विद्युत के शुरुआती दौर में। हाँ जी, यहाँ तक की चीजें नोट करो, फिर मैं कुछ आगे का नया बताने की कोशिश करता हूँ। डू इट फास्ट, जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। हाँ जी, और बहुत ज्यादा कंजूसी कर रखी है लाइक करने की। अरे भाई लाइक भी करो, साथ साथ में लेक्चर को लाइक भी करो, और जो चीज दोस्त नए हैं इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और जल्दी से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ध्यान रखना ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वाली क्लास है, बहुत उपयोगी क्लास है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से आप ये लोग करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास में जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। देखिए दोस्तों, ये एप्सिलॉन क्या होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यदि मैं वायु के लिए बात करूं, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात की बात करूं या वायु के लिए, तो दोस्तों वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है 1। अर्थात जो वायु है उस वायु में एप्सिलॉन R का मान कितना हो जाएगा 1। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, क्योंकि एप्सिलॉन R का मान कितना रख दिया 1, तो एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो ये तो मैटर है किसी वायु में, लेकिन और कोई माध्यम हो जैसे कि अभ्रक है, कांच है, या कोई पैराफिन मोम है, बहुत सारे अन्य माध्यम भी होंगे, तो
तो यदि किसी माध्यम में, किसी मीडियम में मुझे धारिता ज्ञात करनी है तो मेरे प्यारे दोस्त 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू r होगा। तो देखा जाए तो किसी माध्यम में धारिता ज्ञात करनी है तो वायु की धारिता को किससे गुणा करना पड़ेगा? एप्सिलॉन r से। तो डायरेक्ट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि किसी माध्यम में जो धारिता है वो वायु में जो धारिता है उसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? एप्सिलॉन r से। अरे मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैटर है पूरा का पूरा इसी में तो है। देखो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन और r की जगह r। तो क्या इन चारों चीजों की जगह वायु लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिखती है। और बच्चा क्या? एप्सिलॉन r। तो यदि किसी माध्यम में धारिता ज्ञात करनी हो और वायु में धारिता दे रखी है तो उसे उस पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता अर्थात परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस माध्यम में धारिता का मान ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, तो ये तो थी अभी तक की थ्योरेटिकल बातें। अब बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा जल्दी करें, जल्दी से नोट करें, और यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करो आप सभी लोग। हाँ, तो आप लोगों ने कर लिया है नोट सभी दोस्तों ने? दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। हाँ जी, तो टेक्निकल स्टाफ के सर आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला लगाएंगे। तो सर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और जिनको नजर नहीं आ रहा है उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन को थोड़ा साइड में लगाओ। हाँ, देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन ने ये दे रखा है आपको कि एक हमारे पास में पृथ्वी है, उसको हमने क्या माना है? गोलीय चालक। क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन ने क्या माना है कि पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार चालक है। तो पृथ्वी गोलाकार चालक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस गोलीय चालक की धारिता पूछना चाह रहा है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों? कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। तो पृथ्वी को गोलाकार चालक माना जाता था, उसके आसपास पृथ्वी के चारों ओर क्या समझ लिया हमने? वायु। तो यहाँ एप्सिलॉन r का तो कितना मान हो जाएगा? 1। तो धारिता का सूत्र कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। अब बात करते हैं कि साहब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हुए होंगे तो पृथ्वी की धारिता आपको जरूर मालूम होगी। हाँ जी, पृथ्वी की जो धारिता के बारे में भी कुछ ने रट रखा होगा। पृथ्वी की त्रिज्या, मेरे प्यारे दोस्त, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? जिन दोस्तों को पता नहीं है वो नोट करें कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। हाँ जी, और किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। हाँ जी, तो 64 और 100 का किलो का मतलब 10 की घात 3। तो 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2 और 3 कितनी घात हुई दोस्तों? कुल मिला के 5। तो त्रिज्या क्या निकल करके आई? 64 गुणा 10 की घात 5 मीटर। कैसे कैसे कर दिया बोलोगे साहब? आप तो कंफ्यूज कर दिए। देखो, तो 2 जीरो तो ये रही और 3 घात ये रही। कितनी जीरो हो गई? 5। 5 जीरो का मतलब 10 की घात 5। 5 जीरो का मतलब 10 की घात 5। एक के बाद में 4 जीरो का मतलब 10 की घात 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर बनता है। हाँ जी, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हुई? 64 गुणा 10 की घात 5 मीटर। क्या अब कर पाओगे? क्या कर पाओगे क्वेश्चन को? बिल्कुल। हाँ जी, तो 4 पाई की जगह 4 पाई। अब बात करते हैं कि सब एप्सिलॉन का मान क्या होता है। तो याद दिला देता हूं, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर। यदि ये नहीं हो तो क्या लिखूं?
हाँ जी, इसका भी उपाय दिया था कि 10 की घात -9/36 पाई को भी हल करूंगा तो यही बीमारी निकल करके आएगी। मतलब बीमारी वही है, मर्ज की दवा वही है। हाँ जी, तो 4 पाई की जगह 4 पाई एप्सिलॉन का मान ये रखूं कि ये, अरे गुरु जी कोई सा भी रख लो, आंसर तो वही आना है। अरे सेव पे चाकू रखो, चाहे चाकू पे सेव रखो, कटना सेव को ही है। हाँ जी, देखो तो ये रखूंगा, ये क्यों रखूंगा, क्योंकि 4 पाई कह रहा है कि मुझे काटो, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया 10 की घात -9/36 पाई। हाँ जी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, 64 गुणा 10 की घात 5, 4 नाम 36, कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 4 नाम 36, कितनी बार कट रहा है, 9 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 बटे में कितना 9, आधार इसका भी 10 और इसका भी 10, आधार समान हो और संख्या गुणा के रूप में तो घात आपस में जुड़ जाती है। तो माइनस के 9 और प्लस के 5 कितना बचेगा, माइनस के 4 घात, तो 10 की घात -4। दोस्तों इसका इसमें भाग लगाओ और थोड़ी सी मेहनत करो, आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 711 माइक्रोफैरड। नोट करना, इसको हल करना, यदि समझ में नहीं आए तो रिप्लाई जरूर करना कि सर हमारा आंसर तो ये नहीं आया। ध्यान रखना आंसर मैंने माइक्रो में लिखा है। तो दोस्तों बहुत बार जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे डायरेक्ट भी रखते हैं कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानेंगे तो इसकी धारिता 711 माइक्रोफैरड आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, जल्दी से उतारो इसको। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए स्क्रीन पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है मैं उनके लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ कि 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी। हाँ जी, जो हमारी क्वेश्चन है उसमें बोला है कि मेरे पास में जो धारिता है वो कितनी है, 1 फैराड। तो 1 फैराड धारिता के जो मेरे पास में चालक है, क्या है, 1 फैराड धारिता का गोलीय चालक है, उसकी मुझसे पूछना चाह रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस ये दे रखा है कि धारिता कितनी है, 1 फैराड है, बताओ इसकी त्रिज्या क्या निकल करके आएगी। हाँ जी, तो यहाँ एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, 1, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानोगे, वायु की निर्वात, अरे साहब कुछ भी मान लो, दोनों का क्या होता है 1 के समय। वायु का थोड़ा सा अलग होता है, 1.0059 होता है, लेकिन लगभग कितना होता है, होता तो एक ही है कि नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। चाहिए क्या, R का मान, तो R का मान चाहिए तो C में किसका भाग लगाएंगे, इसका, तो R का मान ज्ञात करोगे तो C बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। हाँ जी दोस्त, C का मान 1 है और आपने देखा था कि 1 बटे में K का मान कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और वो हल करने पे कितना मान आया था हमारे पास में, 9 गुणा 10 की घात 9। तो दोस्तों 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, अर्थात जो ये त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो क्या मैटर समझ में आ रहा आप लोगों को कि यदि मुझे 1 फैराड धारिता चाहिए तो चालक का आकार पृथ्वी से भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यदि मुझे इतना सा आवेश संचित करना है तो इतना बड़ा गोलीय चालक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या रियल में पॉसिबल है ये चीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या इसको तुम फ्रिज या कूलर के अंदर रख सकते हो क्या 1 फैराड धारिता के गोला को, तो संभव नहीं है, क्योंकि कितनी बड़ी त्रिज्या चाहिए उसकी, 9 गुणा 10 की घात 9, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या से भी कई गुना अधिक है। उतारो जल्दी।
हाँ जी, उधर लिया होगा दोस्तों। जो दोस्त है ना लाइव, उन दोस्तों को भी बोलो कि भाई लाइव देखो, लाइव देखने में कुछ मजा अलग ही है, बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है, उससे क्या सिस्टम है, थोड़ा सा लाइव का मजा लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। यदि किसी गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरड हो जाती है, तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि वायु में जो धारिता है वो कितनी दिखाई दे रही है, 2 पिकोफैरड, और जब किसी माध्यम में लेके जा रहे हैं तो उसकी धारिता कितनी हो गई है, 12 पिकोफैरड। क्या क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा है कि वायु में कितनी, 2 पिकोफैरड, इसी माध्यम में कितनी, 12 पिकोफैरड, और उस माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में पूछना चाह रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी लिखाया था कि भैया किसी माध्यम में धारिता होती है, वो होती है एप्सिलॉन आर गुणा वायु में धारिता। हाँ जी, तो माध्यम में धारिता कितनी है, 12 पिको, और एप्सिलॉन आर अपन को ज्ञात करना ही है, और वायु में कितनी हो जाएगी, 2 पिको। पिको से पिको कटेगा तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो एप्सिलॉन आर का मान यदि ज्ञात करना है तो 2 का क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 करूंगा तो कितना आएगा, 6, अर्थात जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है, 6। आपने देखा होगा कि 6 परावैद्युतांक हो सकता है, अभ्रक का भी हो सकता है और ये कांच का भी, क्योंकि कांच का होता है 5 से 10 के बीच में और अभ्रक का होता है 3 से 6 के बीच में। ठीक है दोस्तों, जल्दी करो उतारने में। चलो, आप लोगों ने उतार लिया होगा ये। तो आपने देखा कि ये गोलीय चालक और उस गोलीय चालक की धारिता। दोस्तों हमने संधारित्र के बारे में बात की, अपन ने सिर्फ गोलीय चालक और वो कैसे आवेश को संचित करता है उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को जाना है। आप देख रहे हो कि इन वीडियोस को, इस सीरीज को बनाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि अभी हमें शुरुआती दौर है, इसलिए हम थोड़े छोटे वीडियो बना रहे हैं, 25 मिनट या आधा घंटे का वीडियो बना रहे हैं। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, यदि पसंद नहीं आ रहे तो डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करो कि सर कैसी प्रतिक्रिया है। कोई सुधार की गुंजाइश है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।